नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं बेसिकली टेक्निकल एग्ज़ाम्स का। अब इस तैयारी में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो तैयारी करते हैं उसके लिए जो टॉपिक्स हैं या जो सिलेबस है पार्टिकुलर एग्ज़ाम्स का, उस सिलेबस पे आप अपने आप को कंसंट्रेट करें। उसके कंसंट्रेशन से ही आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने की संभावना है। इसलिए जब भी प्रिपरेशन करते हैं आप तो सिलेबस को ज़रूर देखें, और जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज है, वो ज़रूर सरल होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखना है और समर्पित रहना है पढ़ाई की तरफ, ताकि आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। और ये जो अवधि है लॉकडाउन की, इसमें तो ज़्यादा ही समय है आपके पास और आप अच्छे से अपना ध्यान को पढ़ाई पे केंद्रित कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है यह है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर। इसमें मैंने दो टॉपिक्स आपको बताए हैं। पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर और सेकेंड हमने आपको बताया है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अब हमारा क्वालिटी कंट्रोल में लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। हम लोग इस संबंध में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखते हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर का बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जनरली यहाँ पर मतलब है बैक्टीरिया से और मतलब है वायरस से। ठीक है, दो मेन चीज़ है, एक बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज वायरस। एक्चुअली बैक्टीरिया और वायरस एक लाइफ है जो बहुत स्मॉल साइज में होता है, और इसको हम लोग नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि इनके पास कोई फूड बनाने का इसके पास प्रोसेस नहीं होता, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है। इन दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी ग्रीन कलर के वजह से ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के अलावा जो आपका प्लांट्स है जो अपना फूड बनाते हैं, वो इस वायरस और बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। इस वजह से ये फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और प्रोडक्शन अपना इस प्रकार से करते हैं कि इनका फ्यूजन होता रहता है, और फ्यूजन के माध्यम से ये अपना प्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया मेनली शेप के अकॉर्डिंग भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, और फिर एज पर उसका क्या कैसे काम करता है या कहाँ मिलता है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होता है। तो हम लोग शेप के अकॉर्डिंग जनरली देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपको पूछता है। तो पहला शेप जो है, एज पर शेप, अगर हम लोग बैक्टीरिया का टाइप देखें हम लोग, तो पहला जो होता है वो एस्फेरिकल शेप होता है ना, एज पर शेप टाइप ऑफ बैक्टीरिया पहला होता है एस्फेरिकल शेप। इसका शेप जो होगा एस्फेरिकल होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉकूस, कॉल्ड एज कॉकूस। दूसरा जो शेप है ये रड की तरह होता है। द शेप में बी स्ट्रेट एंड लाइक रड की तरह होता है ना, रड शेप। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा या इंड जो होगा, दैट में बी, वो जो आपका इंड होगा वो स्क्वायर हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर और राउंडेड इंड, विथ स्क्वायर और राउंडेड इंड। ने क्या कहा, सेकंड जो है आपका स्ट्रेट रड शेप का होगा, जिसका इंड जो है राउंडेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिलस। तीसरा है स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल होता है, और इसको हम लोग जो कहते हैं हम लोग स्पाइरलम।
एंड लास्ट वन जो है 4 तरह का होता है। लास्ट वन हम लोग समझते हैं, ये शेप जो होता है कर्व्ड शेप होता है, कर्व्ड शेप, कर्व्ड शेप, और हम लोग इसको कहते हैं वाइब्रियो। सो वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया which as per according to their shape and size। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बैक्टीरिया जनरली 2 मिली माइक्रोन के लगभग के साइज का होता है, और वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है ना। वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस और भी छोटा होता है, इसलिए वायरस को तो कदापि हम लोग किसी भी कंडीशन में नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अब देखिए इनका सर्वाइव करने के अकॉर्डिंग भी ये 2-3 टाइप का होता है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, और जो दोनों कंडीशन में अराइज करता है दैट इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। सो वी हैव आल्सो 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया के होने से क्या होगा, बैक्टीरिया के रहने से आपको डिफरेंट टाइप का डिजीज हो सकता है, लाइक कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, इस टाइप का बीमारी आपको हो सकता है। और सप्लाई वाटर में कोशिश करें कि हम लोग किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं मिले। अच्छा, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा है जो एक सर्टेन कंडीशन में आपके लिए यूजफुल होता है, मतलब आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए फ्रूटफुल होता है, और कुछ बैक्टीरिया जो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो एक्चुअली क्या है, बैक्टीरिया का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मेजरमेंट, तो देखिए क्या है कि डायरेक्ट वायरस या बैक्टीरिया का मेजरमेंट हम लोग के लिए करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हम लोग के लिए करना डिफ़िकल्ट होता है। बैक्टीरिया या फिर वायरस का डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। मेजरमेंट मतलब कि काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया और वायरस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया और वायरस is very difficult, so it cannot done in daily routine। डेली रूटीन में हम लोग इसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेली रूटीन में हमारा बैक्टीरिया का टेस्ट नहीं हो सकता, मतलब हम लोग, ये बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत कॉस्टली भी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टेस्ट के लिए हम लोग, मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट के लिए हम लोग कॉलीफॉर्म टेस्ट करते हैं। कॉलीफॉर्म टेस्ट हम लोग करते हैं। कॉलीफॉर्म क्या होता है, कॉलीफॉर्म जो होता है ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड और वाटर कहीं पर भी ये मिल सकता है। कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म 2 प्रकार का होता है, बी कोली, बैक्टीरिया कोली, और दूसरा ई कोली। ये कॉलीफॉर्म जो है ये जनरली हर लिविंग लाइफ्स में मिलता है ना। हॉट ब्लड, हॉट और कोल्ड ब्लडेड बॉडी में, ये बॉडी के इंस्टेंटाइन में ये रेसिस्ट करता है ना। हॉट और कोल्ड ब्लडेड बॉडी रेसिडेंस इन इंस्टेंटाइन ऑफ हॉट एंड कोल्ड और कोल्ड ब्लडेड बॉडी, है ना। कॉलीफॉर्म क्या है, कॉलीफॉर्म जो है किसी भी हमारे अंदर भी कॉलीफॉर्म हो सकता है। जहाँ पर भी भोजन, फूड का बात होता है, जहाँ भी कैटाबॉलिज्म होता है, जहाँ भी मेटाबॉलिज्म होता है, उन सारे बॉडी में आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्ट हम लोग करते हैं। एक्चुअली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि कॉलीफॉर्म के प्रेजेंस होने से ये पता चल सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा वायरस आप वाटर में प्रेजेंट है जो आपके लिए हार्मफुल है, और इसका एब्सेंस बताएगा कि नहीं है। अगर ये फाइंड आउट होता है कॉलीफॉर्म, तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे देता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब आपको कॉलीफॉर्म के बारे में पता चल जाता है तो फिर आप उसको डिसइंफेक्शन के माध्यम से आप इसको रिमूव करते हैं। सिंपली क्लोरीनेशन से हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि इसको रिमूव कर ही पाएँ, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे।
कॉलीफॉर्म एक इंडिकेटर है कि ये इसके होने से बैक्टीरिया और वायरस होगा, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ये आपको बताता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंस है। अगर ये है तो अब देखिए बैक्टीरिया दो तरह का है, पैथोजन और नॉन पैथोजन। बैक्टीरिया हैविंग टू टाइप्स, पैथोजन बैक्टीरिया एंड नॉन पैथोजन बैक्टीरिया, ठीक है। अब पैथोजन बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिए हार्मफुल, बट नॉन पैथोजन बैक्टीरिया हार्मलेस है, ठीक है। तो कॉलीफॉर्म के प्रेजेंस होने से दोनों चीज़ पता चल सकता है कि या तो पैथोजन या तो नॉन पैथोजन, दोनों प्रेजेंस है, ठीक है। तो एक्चुअली कॉलीफॉर्म टेस्ट करने का मतलब है कि हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। नॉन पैथोजन अगर है भी, ठीक है ना, अगर कॉलीफॉर्म टेस्ट में अगर कॉलीफॉर्म नहीं मिला, लेकिन अगर नॉन पैथोजन बैक्टीरिया है तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हटाना चाहते हैं। एक्चुअली पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है जनरली ह्यूमन फीसल्स जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ही टेस्ट करते हैं, नॉन पैथोजेनिक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्मलेस है। अगर ये है भी तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, इस वजह से आप कॉलीफॉर्म टेस्ट करते हैं। कॉलीफॉर्म टेस्ट करने का हमारे पास 2-3 मेथड है, उसमें एक मेथड करके हम लोग समझते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कॉलीफॉर्म टेस्ट का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? कॉलीफॉर्म टेस्ट से आपको क्या मिलेगा? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है कि नहीं। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है डिजीज़ को। पैथोजन का मतलब अगर मीनिंग हम लोग समझे पैथोजन कहते हैं किसको, तो पैथोजन का मतलब होता है टू कैरी द डिजीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर वाटर में यहाँ पर है तो वाटर के साथ उसको वो कैरी कर ले। जैसे हैजा है, हैजा क्या होता है, एक आदमी को फैलता है किसी गांव में कस्बा में, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा है, तो वो क्या होता है कि एक से फैला दूसरा कॉन्टैक्ट में जैसे जैसे आते जाएगा तो ये फैलता जाता है। इसलिए जब हैजा वगैरह भी हो जाता है तो उनको भी आइसोलेशन में रखा जाता है कि मतलब बैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड नहीं हो, ठीक है ना। तो मेथड्स हम लोग देखते हैं। पहला मेथड्स हम लोग देखेंगे कि कॉलीफॉर्म टेस्ट का मेथड्स क्या है। तो मेथड्स में पहला देखेंगे हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक और मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट, इसको हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट भी कहते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट, ठीक है। सेकेंड मेथड इज मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक, ठीक है। इसको कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहता है MPN टेस्ट, ठीक है, MPN टेस्ट। MPN का मतलब हुआ मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। दिस इज द सेकेंड मेथड। थर्ड जो है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स। So we have mainly 3 type of test which is used to measure the presence of coliform bacteria। पहला हो गया मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, दूसरा हो गया मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक, और कहीं कहीं बुक में क्या लिखा रहता है इसकी जगह MPN टेस्ट लिखा रहता है। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आपको दे दिया कि मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। फिर लास्ट वन इज कॉलीफॉर्म इंडेक्स। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अभी पहला देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक होता क्या है, और ये सबसे लेटेस्ट है और इसमें जो है ना एग्जैक्ट आपको डाटा मिलता है, ठीक है। दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्निक और ये आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा मिलता है। ये लेटेस्ट टेक्निक है, ठीक है। और इसमें चूँकि हम लोग काउंट कर पाते हैं बैक्टीरिया का, इस वजह से ये दोनों मेथड जो लास्ट का 2 मेथड था, जो मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट था, तीसरा जो कॉलीफॉर्म इंडेक्स था, ये दोनों अब ये टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। उससे सिर्फ आपको पता चलता है कि है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस टेस्ट इज़ वेरी इजी और ये कहीं भी आसानी से किया जा सकता है लेबोरेटरी में, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक फ़िल्टर होता है, इस फिल्टर को हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर बोलते हैं।
मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। इसका पोरोसिटी होता है 80%, पोरोसिटी 80% होगा, और साइज जो होता है ये 5 मिली माइक्रोन से तो डाटा 10 मिली माइक्रोन तक होता है, जो 10 मिली माइक्रोन ये इस साइज़ का मिलता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग पहले स्टायर कर लेते हैं, स्टायरल मेम्ब्रेन, स्टायरल मतलब इसको अच्छा से धो देते हैं, नहीं अच्छे से इसको क्या करते हैं पूरी तरह से स्टायर, मतलब जैसे आप इंजेक्शन जब यूज होता था एक ही इंजेक्शन से बार बार यूज करता था, पहले उसको स्टाइल किया जाता था, नहीं उसके बाद गर्म पानी में या कहीं भी स्टाइल कर लेंगे और फिर हम लोग इसका यूज करेंगे। इसमें हम लोग करते क्या है कि यहाँ से हम लोग पास कराते हैं वाटर को, इस फिल्टर से हम लोग वाटर जो आपके पास है वाटर सैंपल दिस विल पास थ्रू दिस फिल्टर, इस फिल्टर से हम लोग पास करेंगे, ठीक है। चूँकि साइज़ देखिए 2 मिली माइक्रोन है और बैक्टीरिया का साइज़ इससे छोटा मतलब इससे बड़ा होता है, इस वजह से जब इससे हम लोग पास करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी बैक्टीरिया होगा वो इस फिल्टर पर रुक जाएगा। नहीं, जब आप क्या करेंगे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप करेंगे कि वाटर पास थ्रू फिल्टर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ से जब पास होगा तो पास होने पर क्या होगा, बैक्टीरिया विल बी रेसिडेंस ओवर द, या फिर क्या करेंगे कि रुक जाएगा, नहीं है ना, यहाँ पर क्या होगा ये रुक जाएगा जो भी बैक्टीरिया होगा। सो बैक्टीरिया विल स्टे ऑन फिल्टर, फिल्टर पे रुक जाएगा। अब जब फिल्टर पे रुक जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग धोएंगे बफर सॉल्यूशन से, है ना। फिर इसको जो हमको फिल्टर मिल गया, दिस फिल्टर विल बी स्टाइल, नाउ फिल्टर बी स्टेराइल विथ बफर सॉल्यूशन। बफर किसको बोलते हैं हम लोग, बफर सॉल्यूशन का मतलब बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है ये जैसा ज़रूरत होगा वैसा एक्ट करेगा, एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिल्टर को स्टाइल कर लिए हम लोग, उसके बाद इसको एक बेड पर रख देंगे, है ना, प्लेस्ड अपॉन ए बेड हम लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, कैप्ट ऑन ए क्लीन बेड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बोर्थ, BORTH, बोर्थ पे ब्रोथ, BROTH, ब्रोथ के ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ जब इसको रखेंगे हम लोग तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एक न्यूट्रिएंट डालेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट डालेंगे, कैसा न्यूट्रिएंट डालेंगे, है ना, विथ न्यूट्रिएंट डालेंगे हम लोग। ये न्यूट्रिएंट का काम क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट हम लोग एज पर द बैक्टीरिया डालते हैं कि बैक्टीरिया कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूट्रिएंट डालते हैं। ये आपको उतना डेप्थ नहीं पूछेगा, तो न्यूट्रिएंट हम लोग डालते हैं। ये न्यूट्रिएंट क्या करता है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट क्या करेगा, दिस न्यूट्रिएंट विल हेल्प डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करवाएगा। ये मतलब जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए था फूड, वो हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने न्यूट्रिएंट डाल दिया। न्यूट्रिएंट डालने के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया यहाँ पर रुका था वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना कॉलोनी बनाना शुरू करेगा, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया स्टार्ट टू फॉर्म कॉलोनी, ठीक है। जैसे ही कॉलोनी बनाएगा तो कॉलोनी क्या होगा, विजिबल होगा। कॉलोनी जो होगा हमारे लिए विजिबल होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट आँख से नहीं देख पाए तो फिर हम लोग आराम से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या ये विजिबल होता है, ठीक है ना। कॉलोनी क्या होगा, कॉलोनी इज़ विजिबल, कॉलोनी इज़ विजिबल एंड वी कैन काउंट ईजली। अब हम लोग विजिबल कॉलोनी है तो कॉलोनी को काउंट कर सकते हैं। अच्छा, क्या होगा कि अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, हम सिर्फ पैथोजन के बारे में बता रहे हैं, बैक्टीरिया बहुत तरह का होता है, हम लोग को जो हमारा सिलेबस में उसको बता रहे हैं कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। कलर जो होगा, कलर जो होगा पिंक से डार्क रेड होगा, पिंक टू डार्क रेड, मतलब या तो पिंक हो जाएगा या फिर
पिंक और डार्क रेड हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलोनी बन गया। अब कॉलोनी को आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आप विजिबल हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको काउंट कर लेंगे। एक कॉलोनी में एक 1 बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया पता चल जाएगा क्या है और कितना है। इस प्रकार से हम लोग फिल्टर टेक्निक के माध्यम से या मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक के माध्यम से पैथोजेनिक बैक्टीरिया का पता कर सकते हैं। अब जैसे अगर पैथोजन बैक्टीरिया नहीं है या किसी प्रकार का अलग अलग बैक्टीरिया का कलर अलग अलग चेंज होता है, अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है देन देयर विल बी नो चेंज इन द कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पर अब्सेंस है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अब्सेंस होने का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई हार्मफुल आपको इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे, हम लोग न्यूट्रिएंट में कलर हमको पता चल जाएगा, फिर कॉलोनी काउंट कर लेंगे, फिर हमको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट जो है, हाँ न्यूट्रिएंट इंडिकेटर के जैसे काम किया, दोनों काम कर लिया। उसको क्या किया कि सर्वाइव करने के लिए फूड भी दे दिया और इंडिकेटर भी कर लिया वो, है ना। अलग, अब ये कलर सिर्फ हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए बता रहे हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए कलर अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा टेस्ट आपके पास जो है, अच्छा इसको जो छोड़ते हैं हम लोग, जो न्यूट्रिएंट के ऊपर छोड़ते हैं, ये 22 to 24 आवर्स होता है एट 35 डिग्री, ठीक है ना। इस बात को भी लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना होगा, 22 to 24 आवर्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इतना देर के लिए हम लोग छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा टेस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी छोटा छोटा पूछा जाता है, तो उसको हम लोग आसानी से समझेंगे और उस पर बेस्ट 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड टेस्ट इज मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट सेकेंड टेस्ट हमारा है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट यही है एक्चुअली, है ना। नाम एम्पियन लिखते हैं हम लोग ज़रूर, लेकिन एक्चुअल टेस्ट क्या है, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट है। अब इसमें देखिए करते क्या है, एक्चुअली क्या है, जब किसी बैक्टीरिया खास करके हम लोग बात कर रहे हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को अगर आप 48 आवर्स के लिए छोड़ दें, है ना, 48 आवर्स के लिए छोड़ दें, 48 आवर्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए जो टेस्ट होता है हमारा, तो हम लोग टेस्ट लेते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि सैंपल लेते हुए ही तुरंत टेस्ट करेंगे। अगर हम लोग टेस्ट बाद में करते हैं तो हो सकता है टेम्परेचर और अलग कंडीशंस के वजह से आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज कर सकता है, तो हम बाद में बताएंगे। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को जब 48 आवर्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, गैस इवॉल्व करता है, इवॉल्व गैसेस, और इसी इवॉल्व गैसेस के टेक्निक के माध्यम से हम लोग ये टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसी इवॉल्व गैस के टेक्निक के माध्यम से हम लोग ये टेस्ट कर पाते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या है, एक्चुअली हम लोग करते ऐसा है कि सैंपल हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन में लेते हैं ना, विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन। अलग अलग कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि सैंपल को लेंगे। जनरली हम लोग एक कंसंट्रेशन का 5 ट्यूब्स का यूज करते हैं, है ना। एक कंसंट्रेशन का 5 ट्यूब्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 ट्यूब्स 10 मिलीलीटर का लेते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग फिर लेते हैं 5 ट्यूब्स, हम लोग कितना का लेते हैं, 1 मिलीलीटर का। आप इसको 1/10 करते जाइएगा, ठीक है। और तीसरा ट्यूब जो है फिर 5 ट्यूब्स लेंगे हम लोग, इसका फिर 1/10 लेंगे, दैट इज़ 0.1 मिलीलीटर, ठीक है। ये 3 ट्यूब हम लोग 3 सैंपल का 5 ट्यूब ले लिए, मीन्स वी हैव 15 नंबर ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। अब ये 15 ट्यूब मिल गया आपको। अब क्या करते हैं, इन ट्यूब्स को हम लोग एक कंडीशंस में 35 डिग्री और 35 डिग्री पर 24 आवर्स के लिए रखते हैं। अब ये ट्यूब्स को हम क्या करेंगे कैप्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है 48 आवर्स,
लेकिन हम रख रहे हैं कितना देर, 24 आवर्स रख रहे हैं। ठीक है, हम इस ट्यूब को बना लेते हैं। सपोज 10 मिलीलीटर का हमारे पास ट्यूब है, 5 ट्यूब है ना, 5 ट्यूब हो गया 10 मिलीलीटर का। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 1 मिलीलीटर का 5 ट्यूब हमारे पास होगा। ठीक है ना, 1 मिलीलीटर। फिर 5 ट्यूब हमारे पास कितना का होगा, 0.1 मिलीलीटर का, नहीं 0.1 मिलीलीटर का। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास टोटल 15 ट्यूब हो गए, जिसको हम लोग क्या किए कि हम लोग रख लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए। अब 24 आवर्स के बाद हम लोग देखेंगे किस ट्यूब से गैस रिलीज हो रहा है। गैस जो रिलीज होगा ये आपको पता चल जाएगा, इसका जो स्मेल होता है वो मतलब ठीक होता है, मतलब अच्छा स्मेल होता है, मतलब स्वीट स्मेल कह सकते हैं आप, उस तरह का आपको स्मेल मिलेगा। तो आप हर ट्यूब के पास जाएंगे और देखेंगे कहाँ से हमको स्मेल मिल रहा है। अगर किसी ट्यूब से स्मेल नहीं मिला देन दिस पीरियड विल बी इंक्रीज टू 48 आवर्स। अगर आपको 24 आवर्स में कहीं से कोई स्मेल नहीं मिला देन इट विल बी इंक्रीज टू 48 आवर्स। जब आपको कहीं से प्रिज्मेटिव गैसेस रिलीज नहीं हुए, प्रिज्मेटिव मतलब आपका क्या हुआ कि प्रिज्मेटिव टेस्ट आपको नहीं मिला, पॉजिटिव प्रिज्मेटिव टेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे 48 आवर्स तक फिर से इस ट्यूब को इनक्यूबेशन में रखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इनक्यूबेशन मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना, कंडीशन को मेंटेन करना। ठीक है ना, तो फिर इनको इनक्यूबेशन में 48 आवर्स तक रखेंगे। अगर 48 आवर्स में भी किसी से गैस रिलीज नहीं हुआ, प्रिज्मेटिव गैसेस रिलीज नहीं हुए, तो इसका मतलब समझना है कि किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम 48 आवर्स में अगर होगा तो वो क्या करेगा, गैस बनाना शुरू कर देगा, है ना। 48 आवर्स में लैक्टोज करके, लैक्टोज फर्मेंटेशन कहते हैं इस घटना को, लैक्टस फर्मेंटेशन कहते हैं इसको हम लोग। तो लैक्टस फर्मेंटेशन के माध्यम से ये गैस जरूर रिलीज करेगा अगर होगा तो, और अगर नहीं है तो 48 आवर्स में नहीं करेगा, मैक्सिमम 48 आवर्स। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पर कर लिया, हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, हम लोग क्या किए, सैंपल बनाए 10 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 0.1 मिली, दीज आर द स्टैंडर्ड सैंपल। ये स्टैंडर्ड सैंपल है, इससे कम सैंपल में भी लिया जा सकता है और इससे ज़्यादा सैंपल में भी लिया जा सकता है, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड सैंपल। अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा तो जनरली लेंगे नहीं क्योंकि ट्यूब का साइज़ होता है, कम अगर लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ले लिए, फिर 24 आवर्स के लिए हम लोग इसको इनक्यूबेशन में रखे एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 आवर्स में इन ट्यूब से अगर गैसेस इवॉल्व हुआ, प्रिज्मेटिव गैसेस इवॉल्व हुआ, तो इसका मतलब समझेंगे कि है बैक्टीरिया। लेकिन अगर 24 आवर्स में नहीं हुआ तो मैक्सिमम 48 आवर्स तक हम लोग दे सकते हैं। 48 आवर्स तक फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा देयर इज़ नो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर। अब 48 आवर्स रखने के बाद अब हुआ ऐसा कि इससे आपका प्रिज्मेटिव गैस रिलीज हुआ। ठीक है ना, इससे रिलीज हुआ, इससे रिलीज हुआ, मान लेते 2 से रिलीज हुआ, इसमें रिलीज नहीं हुआ, इसमें रिलीज नहीं हुआ, इसमें रिलीज नहीं हुआ। तो जिससे जिससे रिलीज हुआ उसको पॉजिटिव बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव सैंपल। ठीक है, पॉजिटिव सैंपल, ये आपका पॉजिटिव सैंपल हो गया, और ये सब सैंपल्स आपके नेगेटिव सैंपल हो गए। ठीक ना, किसी वजह से नहीं हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 कंटेनर है, हमारे पास सैंपल है, इस 5 में से मान लेते हैं कहीं से भी नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, या मान लो कि फिर 2 से हुआ, चलो, या 3 से हुआ, ये आपका पॉजिटिव सैंपल हो गया, ये दोनों आपका नेगेटिव सैंपल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ मान लेते हैं कि 4 से हो गया, ऐसा सोचिए आप, 4 से हो गया तो पॉजिटिव हो गया, और 1 से नहीं हुआ तो नेगेटिव हो गया। यहाँ तक करने के बाद फिर हम लोग करते हैं दूसरा स्टेप इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, पहला स्टेप में क्या किया, ये सारा चीज़ मिल गया, कौन सा ट्यूब से हमको पॉजिटिव मिला प्रिज्मेटिव गैसेस, कौन सा सैंपल हमारा पॉजिटिव हुआ, कौन सा सैंपल हमारा नेगेटिव हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको फिर से हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, kept the tube for 48 hours with green blue ब्रोथ मतलब सिरका होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, ब्रोथ का मतलब सिरका या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ग्रीन बाइल होता है, ब्लू नहीं, ग्रीन बाइल ब्रोथ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर 48 आवर्स जो पॉजिटिव मिला हमको, यहाँ से 2 पॉजिटिव मिला है,
यहाँ से 3 पॉजिटिव मिला है, यहाँ से 4 पॉजिटिव मिला है। इन सबको फिर हम लोग 48 आवर्स के लिए रखेंगे इस सॉल्यूशन में, इस ब्रोथ में, मतलब इस सिरका में, ठीक है। अब उसके बाद 48 आवर्स बाद देखेंगे फिर किससे किससे हमको वो प्रिज्मेटिव गैसेस मिला। अगर मान लो हो सकता है यहाँ पर 2 में मिला था, कि जब फिर 48 आवर्स के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि आपको फिर 2 से नहीं 1 से मिले, तो इसका मतलब 1 कन्फर्म हुआ। तब एक ट्यूब जो हमारा 10 मिलीलीटर का है वो आपका क्या हुआ, कन्फर्म हुआ, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं यहाँ किसी से नहीं मिला, इसका मतलब कोई भी नहीं था, ठीक है। उस समय हो सकता है तात्कालिक किसी कारण से आपको मिल रहा था, तो हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के बाद मान लो ये आपको मिल गया, फिर से मान लो जितना यहाँ हमको पहले मिला था वही वापस हमको मिला, सोचिए ऐसा। तब हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक मैथमेटिक्स से हम लोग इसका मोस्ट प्रोबेबल नंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल नंबर कैसे लिखते हैं आप समझिएगा। मोस्ट प्रोबेबल लिखने का तरीका बहुत आसान है, जिससे जिससे पॉजिटिव मिला उसको उसको लिखना है। 10 मिलीलीटर वाला में 2 पॉजिटिव मिला, आप 2 लिखिए, ठीक है। अब इसमें कितना मिला था, 3 पॉजिटिव मिला था, कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी तीनों मिल गया, तो डैश दे के आप 3 लिखिए, ठीक है। फिर इसमें कितना मिला था, 4 मिला था, फिर डैश दे के आप 4 लिखे। दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर हो गया। अब इस नंबर से आपको क्या मिलेगा, तो आपके पास एक टेबल होता है, जब आप लैब में आप काम करेंगे तो हर प्रोबेबल मतलब कि जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर आ रहा है, इस प्रोबेबल नंबर के अकॉर्डिंग टेबल होता है, और उस टेबल से आपको जो है पता चलेगा कितना बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर सैंपल में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, फ्रॉम टेबल वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, coliform bacteria present in 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर जब आपको मिल जाता है तो फिर आप टेबल का यूज करेंगे, और उस टेबल में आप इस पार्टिकुलर नंबर के लिए देखेंगे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना प्रेजेंस होगा। अगर 0 0 0 तीनों में मिला है तो उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में देखेंगे कि 0 रहता है, ठीक है। अगर आप अलग अलग मिला, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 मिला था, यहाँ 0 मिल जाता है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है, 2-0-4। मान लेते हैं पहले में भी 0 मिला, दूसरा में भी 0 मिला, तीसरा में 4 मिला, तो लिखते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर 0 0 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये इस प्रकार से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एमपीएन नंबर आप निकाल सकते हैं इस मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट से। अब देखिए क्या है कि ऐसा हो सकता है कि सैंपल का हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर, वॉल्यूम को चेंज कर दें। सपोज हम कंसंट्रेशन ऐसा ले रहे हैं, मान लेते हैं एक बंदा टेस्ट किया और टेस्ट में वो 10 मिलीलीटर नहीं लिया, वो ऐसा कुछ ले लिया, लाइक दैट, कि वॉल्यूम वो चेंज कर दिया, 0.1 मिलीलीटर, सॉरी 1 मिलीलीटर ले लिया, यहाँ पर 0.1 मिलीलीटर ले लिया, और यहाँ पर 0.01 मिलीलीटर ले लिया, है ना, ठीक है। अगर हम लोग सैंपल ये ले लिए, यानी स्मॉलर सैंपल ले लिए हैं, तब ये देखना कि इससे कितना टाइम्स छोटा लिया है ये। अब यहाँ देखिए ये 10 टाइम्स छोटा लिया है, तो जो हमारा एमपीएन मिलेगा, उस एमपीएन का वैल्यू जो मिलेगा, सपोज इसके लिए हमारे पास मान लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया 33। ऐसा सोचिए कि इस पार्टिकुलर एमपीएन के लिए हमारा बैक्टीरिया का है पर 100 मिलीलीटर 33 है, बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज टेकन 1/10 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम से 1/10 टाइम्स लिया हुआ है, देन यू शुड मल्टीप्लाई दिस बाई 10, ठीक है ना। जितना टाइम्स यहाँ कम लेगा, ठीक है ना, उतना ही टाइम्स यहाँ पर आपको मल्टीपल कर देना है। समझ गए बात। अगर ये 2 मिलीलीटर लेता तो उसके अनुसार चेंज करता वो, तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मल्टीपल कर देना। अगर ये 100 टाइम्स, मान लो ये 0.1 मिलीलीटर लेता पहला, तो दूसरा हो जाता 0.01, फिर तीसरा हो जाता 0.001, सो दिस इज 100 टाइम्स लेस। तो जो आपको एमपीएन मिलेगा उसको आपको क्या करना था, उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, छोटा छोटा बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। बुक तो लाए नहीं हम, गेट वाला। ये तो आसान है, उसमें ठीक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो पढ़ के बना दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एमपीएन के माध्यम से नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टेस्ट इज द लास्ट टेस्ट, केक बनवा दे, क्वेश्चन है बनवा दें।
ला देखें, सेकंड वाला थोड़ा ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड। देखिए आपके पास एक सैंपल है, साइज ऑफ सैंपल्स इन मिलीलीटर, नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल एंड नंबर ऑफ नेगेटिव सैंपल। ठीक है, पहला है 10, 1.1, 0.01 एंड दिस इज 4, 2, 1, 0 और यहाँ पर है बचा 1, यहाँ बच जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको एमपीएन दिया हुआ है, नहीं एमपीएन इंडेक्स एंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टेबल और है, कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, फिर एमपीएन नंबर, एमपीएन इंडेक्स फॉर 100 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2-1-0, 4-2-1, दिस इज 7 एंड दिस इज 26 और यहाँ पर फिर एक और टेबल है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, लोअर और अपर, दिस इज 1, 9, 17, 78। यू हैव टू फाइंड एमपीएन। ठीक है, बनाइए। हो गया, ये दिखाएगा कि जिसके बीच में आ रहा है वैल्यू। ठीक है ना, उससे नहीं घबराना, पहले एमपीएन निकालो ना कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 4 सैंपल हमारे पास है, नहीं 4 सैंपल लिए ना, लेकिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं 3 ही सैंपल लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा। कंसेक्यूटिव लेना 1/10 कम करके, तो 10 है तो फिर 1 होगा, 1.1 होगा। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो 1.1 और 0.001। अगर हम लोग सैंपल लेते हैं फॉर सैंपल साइज 10, 1 एंड 0.1 मिलीलीटर। ठीक है, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड सैंपल है, इसी सैंपल पे टेस्ट होता है। इसके लिए एमपीएन नंबर क्या है आपका, देखिए कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या है 210, नहीं तो एमपीएन हो गया आपका कम्बिनेशन, हाँ पहला ये 2 के लिए दिया हुआ है। देखो यहाँ 3 ही सैंपल लेंगे ना, समझो बात, फिर हम बता रहे हैं 3 सैंपल लेंगे। तो ये पहला सैंपल के लिए ये दिया हुआ है, कम्बिनेशन लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन वही समझना है आपको कि पहला ये जो बना स्टैंडर्ड सैंपल उसके लिए ये दिया हुआ है आपका कम्बिनेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, क्या हो गया 210, नहीं।
अब एम्पियन फॉर 100 मिलीलीटर, एम्पियन फॉर 100 मिलीलीटर, तो कितना हो गया 7। इस कम्बिनेशन के लिए एम्पियन इंडेक्स क्या है 7 है, और ये 10 से मल्टीपल भी नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड साइज ही लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट का बात करेंगे तो लोअर लिमिट 1 हो गया और ये हो गया 17, तो उसके बीच R लाइक कर रहा है। एम्पियन का लोअर लिमिट दिया हुआ है 1 और अपर लिमिट दिया हुआ है 17, तो ये 7 तो उसी के बीच लाइक कर रहा है। ये पहला हो गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे देखने से सिंपल लग रहा है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी में है क्योंकि 4 to 1 आ रहा है। यहाँ ज़्यादा 4 सैंपल में मिला है, यहाँ 2 सैंपल में मिला है, यहाँ 1 सैंपल में मिला है, यहाँ देखिए 2 और 1 0 में मिला है, तो ज़्यादा प्रोबेबल तो ये ना है। तो अगर हम लोग लेते हैं फॉर सैंपल, अब ये जो हम लोग लेंगे तो हमारा सैंपल चेंज हो जाएगा, क्या होगा 1.1 एंड 0.01, यही ना मिलीलीटर। तो इसके लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है हमारा 4, 2 एंड 1। नहीं कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए आपका एम्पियन क्या हो जाएगा, एम्पियन इंडेक्स फॉर 100 मिलीलीटर, राइट। 100 मिलीलीटर के लिए निकालना है ना। और यहाँ पर देखिए अब जब इस सैंपल को आप ले रहे हैं, इस कम्बिनेशन को आप यूज कर रहे हैं, देन इट्स वॉल्यूम इज 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड सैंपल। तो हमारा जो एम्पियन होगा दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ दूसरा चीज़ दे रहा है क्या? नहीं, बाहर कहाँ निकलेगा, ये 780 हो जाएगा, 10 टाइम्स मल्टीपल होगा ना, वो भी 10 टाइम्स मल्टीपल होगा ना, हो गया। अच्छा, अलग अलग तो नहीं दे दिया है। एम्पियन इंडेक्स 10 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 0.1 मिलीलीटर, ठीक था। क्या जी बोला? पहला सैंपल जो है पहला सैंपल 10 वाला 0.1 उसका पॉजिटिव तो 4 वाला। पहला सैंपल तो मेरा सेम है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सर उसका पॉजिटिव 4 वाला है। वही हमको भी लग रहा है। हाँ, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है ना। अच्छा हाँ, ठीक, यहाँ से ठीक समझ गया। अब देखो पकड़ में आ जाएगा, 4 है, 2 है और 1 है, यानी ये इसके लिए ना गलत लिखा गया, नहीं तो सैंपल साइज इसके लिए हो जाएगा 4 to 1, नहीं, और ये 10 टाइम्स नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया, इसके लिए हो जाएगा क्या 2, 1, 0। 4 to 1 के लिए 26 है। अच्छा सॉरी 26 है, और इसके लिए कितना है 7 है। दैट शुड बी मल्टीपल बाय दिस इज 70 ना, 70, 4 to 1। तो अब यहाँ से मिल जाएगा जो मैक्सिमम होगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो मैक्सिमम कौन हुआ, ये ना मैक्सिमम हो गया, ये ना मैक्सिमम हो गया। सो एम्पियन इंडेक्स क्या हो जाएगा, एम्पियन इंडेक्स इक्वल टू हो गया 70, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा इसका 10 क्योंकि दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय विथ 10, और अपर लिमिट क्या हो गया 170, ठीक है ना, समझ में आया? यहाँ 10 से मल्टीपल हुआ, इसलिए यहाँ भी 10 से मल्टीपल होगा, है ना, तभी लिमिट आएगा। ये जो दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ है। अब ये दूसरा टेस्ट हो गया आपका मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। अब तीसरा टेस्ट आपके पास है, इसको मिटा दें। तीसरा टेस्ट आपके पास है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। थर्ड वन टेस्ट इज कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, ठीक है ना। कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट जो है एक्चुअली ये कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर से मिनिमम वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग उसका रेसिप्रोकल कहते हैं। कॉलीफॉर्म इंडेक्स नंबर क्या है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम टेस्ट ऑफ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट ऑब्टेन इन एम्पियन नंबर। एम्पियन में जो मिनिमम आपको मिलेगा उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आपको कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इस टेस्ट को करने के लिए आपको ये टेस्ट पता होना चाहिए। इस वजह से अभी ये दोनों टेस्ट जो है एम्पियन नंबर टेस्ट या फिर मल्टीपल ट्यूब टेस्ट और कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट दोनों जो है ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब ये अब हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग
हम लोग यूज इसका नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर वाटर सप्लाई कर रहे हैं आप, तो वाटर सप्लाई में आपका क्या है, 1 कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सप्लाई वाटर के लिए अगर हम लोग इसका लिमिट देखें, लिमिटेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। लिमिटेशन क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा 1 कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 मिलीलीटर सैंपल, ठीक है। एक सैंपल में हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हो गया परमिशेबल, है ना, परमिशेबल। मैक्सिमम हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 4 कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 मिलीलीटर सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा कभी नहीं, 4 तो होना भी नहीं चाहिए, 1 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेस्ट जब भी हम लोग करेंगे अलग अलग पॉइंट से लेके करेंगे। टेस्ट का जो सैंपल लेंगे हम लोग, टेस्ट सैंपल जो हम लोग ले रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारा जो टेक्निक यूज होता है क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक आपके पास क्या था, मॉडर्न टेक्निक क्या था, मॉडर्न टेक्निक इज मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक ना, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 5 सैंपल लेते हैं, ठीक है ना। और हर सैंपल को 5 सैंपल अगर हम ले रहे हैं इस टेस्ट में, तो ये पाँचों सैंपल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आने की क्लियर वाटर जो वो 5 अलग अलग जगह से होना चाहिए। और उन 5 से जो मिलेगा हम लोगों को रिजल्ट, जो हम लोग की टेस्ट कर रहे थे हम लोग फिल्टर से, तो हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा उसका जब एवरेज निकालेंगे, दैट शुड नॉट बी मोर देन 1, नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट जब भी करेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल टेस्ट जब भी करते हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखना कि सैंपल लेते ही हम लोग टेस्ट करेंगे। अदरवाइज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर और चेंज ऑफ टेम्परेचर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया में भी चेंज। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा द नंबर ऑफ बैक्टीरिया में भी इंक्रीज, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो भी हो सकता है चेंजेस हो जाएगा। सो द टेस्ट शुड बी डन जस्ट टेकिंग आफ्टर द सैंपल। इस प्रकार से आज आपका क्वालिटी ऑफ वाटर फुल्ली कंप्लीट हो गया।